अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का, मतलब फर्स्ट ईयर का, इंटर पार्ट 1 का, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर के अंदर हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्केलर और फिर आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर। तो ये बातें वो हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनकी रिवीजन ज़रूरी है ताकि आप मज़ीद जो आने वाले कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्केलर्स के ऊपर कि स्केलर क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैस है, मैस भी एक क्वांटिटी है। टाइम, टाइम भी एक क्वांटिटी है। अगर बात की जाए फोर्स की तो फोर्स भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज मौजूद है जो कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक ख़ास बात है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनको बताने के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है, और कुछ ऐसी हैं जिनको बताने के लिए वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे कि ये मैस है, मुझे अगर अपना मैस बताना हो या किसी भी बॉडी का मैस बताना है तो मैं कह सकता हूँ कि इस बॉडी का जो मैस है वो 10 kg है। बात खत्म हो गई, मैंने बता दिया इसका मैस कितना 10 kg है। या आप दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप दुकानदार को भी यही कहता है जी मुझे 10 किलो ये चीज़ दे दो, 2 किलो वो चीज़ दे दो, बस। आप सिर्फ उसे क्या बता रहे हो, तो मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। आप उसे सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड बता रहे होते हो और वो बात पूरी हो जाती है। इसी तरीके से टाइम है, अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप क्या देते हैं, 5 बज गए, 10 बज गए, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो आप इस तरीके से कोई टाइम बता देते हो। मैं कहता हूँ जी 15 सेकंड हो गया। अब मैंने किसी को टाइम बताया 15 सेकंड, तो बात खत्म होगी। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया, 15 सेकंड। 15 मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, टाइम की ये वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगी। अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की, मुझे बताना है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है। इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है, लगानी कितनी है, 50 न्यूटन फोर्स लगानी है। तो क्या सिर्फ इतनी सी बात बताना काफ़ी होगी? मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये जो 50 न्यूटन फोर्स है, मुझे लगानी किस डायरेक्शन में है। मुझे ये आगे की तरफ लगानी है, नीचे की तरफ लगानी है, ऊपर की तरफ लगानी है, कहाँ पे लगानी है। तो डायरेक्शन बताना पड़ेगी जब मैं फोर्स की बात करूंगा। लेकिन जब तक इन दोनों की बात हो रही थी, मैथ्स और टाइम की, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। हमें कभी भी ये नहीं बताना पड़ता कि ये जो 15 सेकंड है ये लेफ्ट साइड पे हो गए हैं, ये राइट साइड पे हो गए, ऊपर हो गए हैं, नीचे हो गए हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं कहते। इसी तरीके से मैथ्स की बारी है, जब हम मैथ्स भी बताते हैं दुकान पे या कहीं पर भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम ये तो नहीं कहते 10 किलो आटा लेफ्ट साइड पे दे दो या राइट साइड पे दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं हम कहते। हम इनको सिर्फ क्या बताते हैं, वैल्यू बताते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अगर एक्सप्लेन करना है तो मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होती, मैग्नीट्यूड के साथ उनको क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इसी बेस पर हमने अपनी क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक का नाम रख दिया स्केलर और दूसरी का नाम रख दिया वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से बात बन जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, सिंपल। और जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ती है उनको हम, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। अब इनको बकायदा डेफिनेशन की फॉर्म में ले आते हैं और जैसे बुक में लिखा हुआ है इनकी डेफिनेशन को, उनको समझते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपके सामने, लिखा हुआ है स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड सोली बाय अ मैग्नीट्यूड। कि स्केलर ऐसी क्वांटिटीज है जिनको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन किया जाता है मैग्नीट्यूड की मदद से। ये जो सोली का वर्ड है ना, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। इसका मतलब होता है ओनली। मतलब मैंने दूसरे इंग्लिश के वर्ड में इसका मतलब समझाया है आसान अंदाज में। अगर आप सोली का वर्ड नहीं यूज करना चाहते, आप ओनली का भी कर सकते हो। उर्दू में इसे कहते हैं सिर्फ। आपने 9th क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ओनली का ही वर्ड लिखा हुआ था, डेट आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब यह है कि वोकैबुलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, कोई नए नए लफ्ज आपको मिलेंगे। अच्छा जी,
तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके आगे लिखा हुआ है विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन, कि जिसके अंदर हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन पे बात कर ली हमने। इसके बाद मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। तो पहली एग्जांपल की बात करते हैं मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, और टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी की स्केलर क्वांटिटीज है हमारे पास, क्योंकि इनको बताने के लिए हमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब बुक के अंदर सिर्फ इनके नाम नहीं लिखे हुए, बल्कि इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी इनके आगे लिखी हुई है। तो हम भी उन डेफिनेशंस को कर लेते हैं। तो बात करते हैं मैस की। मैस क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि किसी भी जिस्म में, किसी भी बॉडी में मैटर की जो अमाउंट है, मादे की जो मिकदार है, उसको हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का मैस कहता हूँ, वो 2 किलोग्राम है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, उसके अंदर मादा की मिकदार बता रहा हूँ, मैटर मटेरियल, उसके जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो कितना है वो मैं बता रहा हूँ। और देखिए 2 किलोग्राम बताते हुए हमें डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं ना होती, तो इसलिए मैस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे डिस्टेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, के डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना भी एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना, डायरेक्शन को इग्नोर करके, उस पूरे रास्ते की जो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने डिस्टेंस कवर करना है अपने घर से स्कूल तक, तो कोई बच्चा है वो घर से स्कूल तक आ गया और उसने डिस्टेंस कवर किया जी 50 मीटर का। अब ये 50 मीटर का डिस्टेंस हमें नहीं पता उसने किस डायरेक्शन में कवर किया, वो इस तरह आया है, वो सीधा ही आ गया, या किस रास्ते से होता हुआ उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, हमें नहीं पता। हमें डायरेक्शन का बिल्कुल नहीं पता, बस हमें ये पता उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो लिहाजा ये मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डायरेक्शन का हमें नहीं पता। आगे उसने एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल 50 मीटर। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड के ऊपर। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, के स्पीड का मतलब ये होता है कि वो टाइम या वो रेट जिसके ऊपर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है। रेट का वर्ड जब आ जाए तो वो टाइम के रिलेटेड होता है, मतलब जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होती है, स्पीड होती है। तो देखिए क्या चीज कवर क्या कर रहे हैं हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, और डिस्टेंस अभी भी आपको बताया था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें नहीं पता होता डायरेक्शन का, तो लिहाजा स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और आगे उसने एग्जांपल लिखा, फर्ज करे किसी बॉडी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये जो स्पीड है इसके अंदर हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता, इसलिए ये जो स्पीड है इसको हम क्या लेते हैं, एज अ स्केलर लेते हैं। अब बात करते हैं टाइम की, कि टाइम क्या होता है। तो टाइम की बात की है उसने, द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस, कि आपके सामने कोई भी इवेंट जो हो रहा हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब कि आपके सामने कोई इवेंट्स हो रहे हैं ना, और सीक्वेंस से हो रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, तो इवेंट्स गुजरते जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि टाइम गुजरा है। मिसाल के तौर पर जैसे सुबह दिन होता है, बल्कि दिन गुजरता जाता है और फिर फाइनली रात हो जाती है। तो ये एक सीक्वेंस के साथ एक इवेंट चेंज हो गया, पहले एक अलग इवेंट था दिन वाला, फिर रात वाला इवेंट आ गया, तो ये क्या हुआ, ये टाइम गुजरा, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ये टाइम की डेफिनेशन है। आगे वो कहता है फॉर एग्जांपल 20 सेकंड, मैं कहता हूँ जी 20 सेकंड गुजर गए हैं, तो अब ये जो 20 सेकंड गुजरे हैं इसके अंदर डायरेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है। मैं ये बात तो नहीं करूंगा कि ये जो 20 सेकंड है ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, लेफ्ट राइट में, ऐसे तो नहीं हम बात करते कि राइट साइड पे 20 सेकंड हो गए हैं। तो डायरेक्शन की इसमें बात हो ही नहीं रही, और डायरेक्शन की बात इसमें हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बताना ही एक नॉनसेंस है। मैं अगर यूं कहूँ कि 20 सेकंड लेफ्ट साइड पे है, तो क्या राइट साइड पे नहीं है, ऊपर नहीं है, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती डायरेक्शन इसमें हो। तो लिहाजा टाइम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या है, एनर्जी बेसिकली हमारे पास है द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब वो काम आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपने काम किया, जितना काम किया उतनी आपकी एनर्जी यूज हुई है, और उसी को ही हम क्या कहेंगे, वो एक स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मसला नहीं होता।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी ने काम किया, वो 5 जॉल वर्क किया। लेट्स सपोज आप क्लास में पढ़ने गए हैं, आपने पूरा दिन बहुत काम किया और आपकी कितनी एनर्जी यूज हुई है, 5 जॉल। एक शख्स है, उसने ईंटें उठाई हैं, उसकी भी एनर्जी कितनी यूज हो गई है, 25 जॉल। एक शख्स साइकिलिंग कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी यूज हो गई है, 50 जॉल। तो बस ये है कि काम किया जा रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपकी एनर्जी यूज होगी, वरना नहीं होगी। बस आप काम कर रहे हैं और आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। लिहाजा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें एक और तरीके से भी बात की जाती है कि देखिए, अगर एक शख्स इस ईंट को उठाकर 5 मीटर लेफ्ट साइड पे जाए या 5 मीटर ऊपर की तरफ जाए, 5 मीटर राइट साइड पे चला जाए या 5 मीटर नीचे की तरफ चला जाए, तो आप किसी भी डायरेक्शन में काम कर ले, आपकी जितनी एनर्जी यूज हो रही है उतनी ही होगी, क्योंकि आपने सेम डिस्टेंस कवर किया ना और फोर्स भी उतनी है। तो लिहाजा जो ये जो आपके पास एनर्जी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। आप किसी भी डायरेक्शन में काम कर लें, आपकी जो एनर्जी है उतनी ही यूज होगी। तो लिहाजा हम नहीं कह सकते कि एनर्जी क्या है, कोई वेक्टर है, तो एनर्जी स्केलर ही होगी। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर, a temperature of the average kinetic energy of the particles in a substance। के टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। आपके पास कोई भी पार्टिकल है ना, बल्कि कोई मटेरियल है, इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। पार्टिकल्स पता है आपको हर वक्त मूव करते रहते हैं, तो उनकी मूवमेंट की जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को ही हम कहते हैं मोशन वाली एनर्जी। अच्छा, अब ये इनकी जो टोटल एनर्जी आप कलेक्ट कर ले, जमा कर ले किसी भी तरीके से, तो वो जितनी बनेगी उसी को उसका टेम्परेचर कहेंगे। ये जितना ज्यादा मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा इनका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में होता भी यही है। आप जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो गर्म करने का क्या मतलब होता है, उनके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है उनकी आप मोशन को इंक्रीज कर देते हैं, वो तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या पूरे एटम की वाइब्रेशन हो, तो वो तेज हो जाती है जब आप उसे गर्म करते हैं। तो यही बात उसने लिखी डेफिनेशन में कि ये टेम्परेचर है क्या, अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको जमा कर ले तो वो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी का टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, तो मैं ये बात तो नहीं कर सकता कि इसका जो टेम्परेचर है वो लेफ्ट साइड पे 20 सेल्सियस है, राइट साइड पे 50 सेल्सियस है। मतलब फर्ज कर लें आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बताना हो, तो डॉक्टर चेक करके बताता जी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, मतलब आपका बुखार नहीं है, आपका नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर। तो अब वो ये तो नहीं कहता कि ये जो 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ये आपकी टांग का टेम्परेचर है, आपकी जुबान का कुछ और होगा, बाजू का कुछ और होगा। ऐसा नहीं होता, कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना, टेम्परेचर पूरी बॉडी का ही होता है। इसलिए ये जो टेम्परेचर है ये भी किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ तक हमने जितनी भी बात की है स्केलर क्वांटिटी की है, उसके एग्जाम्पल देखी और एग्जाम्पल की डेफिनेशन को भी देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी वेक्टर के ऊपर कि वेक्टर क्या चीज है। बेसिकली ये उसका ऑपोजिट है, जैसा कि हमने बात की थी स्केलर में कि स्केलर को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, तो वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और इन्हीं बातों को हमने लिखा हुआ है। दूस फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, अपने आप को मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो उनकी मुकम्मल खुसूसियात जो हैं वो मुकम्मल उस वक्त होती हैं जब आप मैग्नीट्यूड भी बता दो, डायरेक्शन भी बता दो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब इनकी भी डेफिनेशन बुक में लिखी है, डेफिनेशन के साथ साथ समझते हैं कि ये अगर वेक्टर है तो क्यों वेक्टर है। तो पहली चीज समझते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की जब कोई पोजीशन चेंज हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। इट हैज लेंथ, इसकी लेंथ भी होती है। और डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड भी होती है। डिस्टेंस वही होगा ना, मतलब अगर कोई बॉडी अपने स्कूल से घर की तरफ गई है, स्ट्रेट गई है सीधी लाइन में, तो इस केस में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, मैं मान लेता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ कि उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए मुझे दोनों चीजें पता है इस केस में,
मुझे ये भी पता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगी मेरी। और मुझे डायरेक्शन का भी पता है कि वो स्कूल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में घर गया, सीधी लाइन में, ठीक है। तो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है या पोजीशन है उसका मुझे पता है, तो डायरेक्शन का भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस होता है ना, इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है। तो जब डायरेक्शन का पता चल गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यही बात उसने लिखी है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट हैज लेंथ, मतलब कि कोई बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है और उसकी कोई लेंथ भी होगी, मतलब डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एंड आर डायरेक्शन, और उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट, या 10 मीटर आप वेस्ट की तरफ मूव करें। तो मैंने स्कूल से घर वाली एग्जांपल दिया, वो वेस्ट की तरफ दे रहा है कि आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चले जाएं, तो उसका भी यही मतलब है कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना। स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये शॉर्टकट बात है कि सीधी लाइन में जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको भी हम डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि उस केस में हमें डायरेक्शन का पता होता है। तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। चले इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कवर क्या हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है कि किस बॉडी ने ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम के अंदर किया। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट ही कवर हो रहा होता है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है ना कि बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर उसकी इतनी स्पीड है। तो जब सीधी लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही होती है उस वक्त उसकी स्पीड को स्पीड नहीं कहते, हम वेलोसिटी कह देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें उसकी डायरेक्शन का पता होता है। इसी बात को हमने लिख दिया, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी खास डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये बात समझिए, स्पीड को ही बेसिकली वेलोसिटी कहते हैं, बस बॉडी जो है वो सीधी लाइन में मूव करनी चाहिए, इतनी सी बात है। मिसाल के तौर पर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो मैं कहता हूँ वो 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मैं साथ में डायरेक्शन भी बता देता हूँ, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ है, तो अब मैं उसको स्पीड कहने के बजाय क्या कहूँगा, वेलोसिटी कहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है, जो चेंज होता है, उसी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चूंकि जो तब्दीली है वो वेलोसिटी में हो रही होती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब लिखा भी यही हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है, मतलब जिस टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, एंड अकर इन आइदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, कि वो जो चेंज है वेलोसिटी में जो चेंज है वो हो सकता है स्पीड के अंदर उस चेंज आ रहा हो या डायरेक्शन के अंदर आ रहा हो, या दोनों के अंदर ही चेंज आ रहा हो, चाहे जिस मर्जी किस्म का चेंज है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ही कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं ना होगी, डायरेक्शन तो सीधी है, सीधी लाइन में जा रही है, लेकिन पहले उसकी जो स्पीड थी मैं कहता हूँ वो 10 थी, लेकिन उसने ब्रेकें लगा ली और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होते होते कितनी होगी, वो 2 होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखिए स्पीड कम हो रही है इस केस में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो उसने अब देखिए मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है। यही बात वो कह रहा है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना जितने टाइम के अंदर, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अब ये जो चेंज है वो चेंज जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन में हो, वो मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, डायरेक्शन में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। अब ये एक एग्जांपल थी जिसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो मैग्नीट्यूड के अंदर आ रहा है, डायरेक्शन में नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर जो चेंज आ रहा होगा वो डायरेक्शन में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में। मिसाल के तौर पर एक आप इस बॉडी को पकड़ें और इस सर्कल में घुमाना शुरू कर दें, और बिल्कुल सेम स्पीड के साथ घुमाएं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो जब तक ये सर्कल में घूमती रहेगी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड इसकी मैं मान लेता हूँ वो 10 है, तो कहीं पर भी ये चेक करने इसकी स्पीड 10 ही होगी, आपने सेम स्पीड से घुमाया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक्सेलरेशन में है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है स्ट्रेट लाइन में। अभी ये जो बॉल यहाँ पे है इसकी कोशिश क्या होगी, मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊं, लेकिन ये नहीं जाएगी, ये सीधा घूम जाएगी,
इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। जब यहाँ पे होगी तब भी इसकी कोशिश क्या होगी, मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊँ, लेकिन ये वहाँ नहीं जाएगी, ये इधर जाएगी। तो ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो इस केस में इस बॉल की या इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन। तो उस वक्त भी मैं क्या कहूँगा कि इसके अंदर चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो लिहाजा मैं कहूंगा कि इस बॉडी के अंदर भी क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास कोई बॉल है, आपने इसे ऊपर की तरफ फेंका। इस केस में भी देखें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, आस्ता 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 उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इस बॉडी में भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेम यही बात है कि ये अगर ऊपर से नीचे भी आती है तो पहले इसकी जो स्पीड है वो कम थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या आ चुके, एक्सेलरेशन आ चुके हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, या आप यूं कह लें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन में जो बातें लिखी थी उनको अच्छे से देख लिया। इसके बाद आखिरी बात करते हैं फोर्स के ऊपर। तो लिखा हुआ है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट को आप धकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, उसी को हम फोर्स कहते हैं। डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको हम उसकी मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट करते हैं, एंड डायरेक्शन, और हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है इसको फाइंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल में भी मैंने बात की थी कि आपने किसी बॉडी में फोर्स लगानी है तो सिर्फ हमें ये बता दिया जाए कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, ये काफ़ी नहीं है, हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है कि किस डायरेक्शन में लगानी है, फिर बात पूरी हो गई। तो लिहाजा डायरेक्शन की चूंकि ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आगे उसने एग्जांपल लिखा है 20 न्यूटन टू द राइट साइड, कि आपने 20 न्यूटन फोर्स लगानी है राइट साइड पे, तो वही बात डायरेक्शन बताई जा रही है ना, राइट साइड। तो यहाँ तक हमने अपने वेक्टर्स को समझ लिया, स्केलर को समझ लिया। इन्हीं के साथ एक और टॉपिक है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी इसी के साथ ही हम देखेंगे, वो इस टॉपिक का हिस्सा ही है और इसके साथ ही पढ़ने से अच्छी बात है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर को ग्राफ की मदद से किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा मुझे ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करवाना है, तो पहली बात ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के अंदर आपको पता है हम पहले इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। इसे मान लें कि ये वाई एक्सिस है ऊपर वाली लाइन, और ये जो नीचे वाली होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। अब किसी भी वेक्टर को हमने ड्रा करना होता है ना, तो हम बेसिकली अपने एक्स और वाई एक्सिस के अंदर एक एरो बना देते हैं, वो एरो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक वेक्टर है फोर्स, वो है मेरे पास 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का कोई मेरे पास फोर्स का वेक्टर मौजूद है। अब इस वेक्टर को मुझे ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो आपको पता है वेक्टर के बाद तो दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। अब ये जो सिर्फ 20 न्यूटन मैंने लिखा है, इसके अंदर मुझे सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड का पता, डायरेक्शन का नहीं पता। अब डायरेक्शन का उस वक्त पता चलेगा जब मुझे उसके एंगल के बारे में बताया जाएगा। तो मैं एंगल भी बता देता हूँ। फर्ज कर लें कि ये जो 20 न्यूटन फोर्स है ये 60 के एंगल पे लग रही है। तो अब मेरे पास दोनों चीजें, मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ग्राफ पर कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 20 न्यूटन होता है ना, ग्राफ पर देखिए हमने सेंटीमीटर के ऊपर लाइन लगानी होती है, लाइन की लेंथ होती है, लेंथ मीटर सेंटीमीटर में होती है, चूंकि छोटी छोटी लेंथ लगानी होती है तो सेंटीमीटर में होती है। तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ग्राफ के ऊपर, मैं इस तरीके से, चले आपको समझाता हूँ, उसको थोड़ा सा साइड पे कर लें आप। हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ग्राफ के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4 न्यूटन के। मुझे जो फोर्स बनानी है वो 20 न्यूटन की है, तो 20 न्यूटन के लिए फिर मुझे कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर। 5 4 20 होता है ना, 20 न्यूटन। तो मतलब मैं अपने ग्राफ पे क्या लगाऊंगा, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, और कितने एंगल पे लगाऊंगा, 60 के एंगल पे लगाऊंगा। तो करते हैं ऐसे ही काम। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन लगा ली, और कितने एंगल पे लगाई, 60 डिग्री के एंगल पे लगा ली। तो लिहाजा ये मैंने अपने फोर्स का जो वेक्टर था 20 न्यूटन का, उसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ की मदद से। अब इसमें ये जो एरो की लेंथ है, लेंथ बेसिकली मुझे क्या बता रही है, इसकी मैग्नीट्यूड बता रही है। ठीक है, वो जैसे मैंने कहा था ना, ये 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये 20 न्यूटन है। तो इसकी जो लेंथ है उसने मुझे इसकी क्या दे दी, मैग्नीट्यूड दे दी।
और इसका जो एरो का हेड है बेसिकली ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये इसका हेड बता रहा है मुझे। इस तरीके से हम अपने जो वेक्टर होते हैं उसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो वही बात हमने लिखी है कि द लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, कि एरो की जो लेंथ होती है वो बेसिकली आपको क्या बता रही होती है, मैग्नीट्यूड बता रही होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है, हेड ऑफ द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कि एरो का जो हेड होता है वो बेसिकली क्या बता रहा होता है, इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज, वेक्टर आर टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स, के वेक्टर्स को हम बोल्ड लेटर्स के साथ लिखते हैं, मोटे लेटर्स के साथ। जैसे कि ये फोर्स एक वेक्टर है ना, तो हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बोल्ड कर दिया मैंने, लेकिन यह है कि बुक में आप देखेंगे कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी ना उसको इसी तरीके से लिखा होगा उन्होंने, बोल्ड करके। तो ये बोल्ड वाली जोन से भी आपको क्वांटिटी नज़र आएगी वो बेसिकली वेक्टर ही होगी। लेकिन हमें डेली लाइफ में या पेपर में लिखने में ना मसला होता है, बोल्ड हम नहीं लिख पाते, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, पेपर भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए हम एक और अल्टरनेटिव बनाया होता है हुआ हमने कि हम बोल्ड में लिखने के बजाय क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यही बात उसने आगे लिखी हुई है कि और एन एरो हेड अबव सिंबल, कि इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो आप बोल्ड फेस करके लिख दे, बोल्ड लेटर में लिख लें, या फिर उसके ऊपर क्या कर दें, कोई एरो हेड डाल दें। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। 20 न्यूटन, दोनों चलती हैं नोटेशन, बुक में ये चलती है लेकिन आपने यही नोटेशन यूज करनी है हमेशा। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो जाता है फोर वेक्टर का और स्केलर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था इंटर का, सेकंड चैप्टर का। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ की वीडियोस भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह, तो चैनल के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट में लास्ट भी बताएं आपको कैसा लगा लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।